क्लास 12th बायोलॉजी में जेनेटिक्स पार्ट 1 में हमें प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस पढ़ना होता है। अब यहाँ पर दो टॉपिक हमारे सामने आते हैं, एक आता है इनहेरिटेंस और दूसरा वर्ड आता है वेरिएशन। पहले इन दो वर्ड्स की हम लोग बात करेंगे कि इनहेरिटेंस या वेरिएशन वर्ड से हमें क्या समझ में आता है। इसके स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी तरह की डाइवर्सिटी हमें अपने आसपास नज़र आती है, उन सभी डाइवर्सिटी में एक कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो ये कि हर स्पीसीज में आने वाला जो यंग वन है, यानी कि पेरेंट्स से जो अगली जनरेशन आती है, वो हूबहू अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को फॉलो करती है, यानी कि हूबहू अपने पेरेंट्स से सिमिलर होती है। इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तक वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर 17 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है। उन 17 लाख स्पीसीज में ह्यूमन सिर्फ एक स्पीसीज है और हमारे अलावा 16,99,999 तरह के और ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। लेकिन उन सभी ऑर्गेनिज्म में हम लोग अगर देखें तो ये चीज़ कॉमन है कि सभी ऑर्गेनिज्म की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे रिसेंबल होती है। अगर आप किसी खेत में जाते हैं तो आम के पेड़ पे जो अगली जनरेशन आएगी वो भी आम की आती है। अगर हम लोग ह्यूमंस को देखें तो हमारे जितनी एंसेस्टर्स है या आने वाली पॉपुलेशंस है वो सभी होमो सेपियंस हैं। या जितने भी आप ऑर्थ्रोपोड्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म देखते हो उनमें भी ये सिमिलैरिटी शो होती है। यहाँ से एक चीज़ जो हमें समझ में आती है वो ये कि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं विद इन अ स्पीसीज। इसका मतलब है कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते होंगे। बात समझ में आई भाई? जिस तरीके से अगर हम लोग बात करके चले कि हम लोग अगर प्लांटेशन करते हैं, कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो सीड्स को पहले मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अब अगर देखा जाए तो एक छोटा सा सीड एक क्रॉप के मुकाबले, एक पेड़ के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस सीड से पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ग्रो कर जाता है। इसका मतलब उस सीड के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशंस रहती होगी कि उस पेड़ की लीव्स, स्टेम या दूसरी चीज़ें किस तरह से ग्रो होने वाली है। यानी कि उस पूरे पेड़ की आइडेंटिटी उस छोटे से सीड के अंदर प्रेजेंट है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग ट्रेड्स या जिन्हें हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तभी सभी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को ही जो है वो पैदा करते हैं। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है वो क्या है? पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का अगली जनरेशन में जाना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, तो प्रोसेस थ्रू विच characters of parental generation transfer to the new generation is called as inheritance। अब अगला टॉपिक जो हमारे सामने है वो है वेरिएशंस। अगर मैं इस बात को कहूँ कि सभी ऑर्गेनिज्म की आने वाली जनरेशन अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कहें कि इस टाइम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो 700 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन हमें हमारे जैसा हम शक्ल इन 700 करोड़ लोगों में कोई नज़र नहीं आता। इसका मतलब मेरी शक्ल का, मेरे बिहेवियर का, मेरे मेंटल एबिलिटी के बराबर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इन 700 करोड़ लोगों के बीच में नहीं है। इट मीन्स हमारी आइडेंटिटी सिर्फ हमारी है, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, अगर मुझे मेरे सारे कैरेक्टर्स या आपको आपके सारे कैरेक्टर पेरेंट्स से मिले हैं तो उसके बावजूद भी हम 100% अपने पेरेंट्स के जैसे रिसेंबल नहीं करते। इसका मतलब पेरेंट्स से जब कैरेक्टर्स, यानी कि मदर और फादर से जब कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं तो इस दौरान उनके अंदर कुछ चेंजेस डेवलप होते हैं। उन्हीं चेंजेस की वजह से जो नई जनरेशन है उसमें कुछ कैरेक्टर्स मदर और फादर से अलग भी आते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से न्यू जनरेशन जो है वो पेरेंटल जनरेशन से थोड़ी बहुत डिफर करती है। ये डिफरेंस 32% से 68% तक हो सकता है। यानी कि हमारे अंदर मिलने वाले ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, जो आए मदर फादर से जरूर है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके, ये 32% से 68% तक या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जितने ज़्यादा डिफरेंट
डिफरेंट कैरेक्टर होंगे उतने ही ज़्यादा हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। बात समझ में आई? तो जेनेटिक्स के इस चैप्टर में, जैसे आप चैप्टर 5 में पढ़ते हो क्लास 12th में, इसमें हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से पेरेंट्स से कैरेक्टर अगले जनरेशन में पहुंचते हैं और ऐसा करने के दौरान कौन से लॉज या कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस होती है। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रिंसिपल्स। तो हेरेडिटी में जो फादर ऑफ हेरेडिटी हम बोल करके चलते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग बोल के चलते हैं, या फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल वो पहले इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में हमें स्टैटिस्टिकल बहुत अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू कॉन्क्लूजन्स निकाल के दिए। एक बात को आप यहाँ से बिल्कुल क्लैरिफाई कर लें, ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी से पहले हमें जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता था, या ऐसा भी नहीं है कि मेंडल से पहले कोई और नहीं आया था जिसने हमें जेनेटिक्स या हेरेडिटी के बारे में बताया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो एनिमल्स यूज़ होते हैं उनके अंदर ब्रीडिंग कराई जाती है। ब्रीडिंग इन द सेंस कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग एनिमल्स को आपस में ब्रीड कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है, जिससे हमें हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स मिल सके। इसका एक एग्जांपल आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पंजाब के अंदर इसमें एक साहिवाल गाय जो है वो इसी तरीके से डेवलप की गई है। अलग अलग एक ही स्पीसीज की दो अलग अलग ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करा करके डिज़ायर्ड कैरेक्टर का एक न्यू जो है एनिमल प्रोड्यूस करना, ये बात हमें बहुत पहले से पता थी। यानी कि आज से हजारों साल पहले से हम लोग हेरेडिटी के बारे में जानते थे। लेकिन किस तरीके से हेरेडिटी होती है, पेरेंट्स से किस तरीके से वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से हमें क्लैरिफाई नहीं था। मेंडल से पहले भी कई लोग आए जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया, लेकिन जिस सटीकता के साथ, जिस क्लैरिफिकेशन के साथ स्टैटिक्स का यूज़ करके मेंडल ने हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया, वो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री की बात की जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसका एक शहर है ब्रून, वहाँ एक प्रीस्ट का काम करते थे, यानी कि बेसिकली एक पादरी थे एक चर्च के अंदर। लेकिन मैथमेटिक, चूँकि उस वक्त ये साइंस से ग्रेजुएट थे और अपनी एक तरह कह सकते हो अपनी जो लॉजिकल कैपेसिटी है, ठीक है ना, एक साइंस का स्टूडेंट जो है वो हमेशा लॉजिकली सोचता है, तो अपने लॉजिकल कैपेसिटी की वजह से इन्होंने अपने ही चर्च के गार्डन के अंदर पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर दूँ, जब हम लोग पी प्लांट की बात करते हैं तो ये बात आप ध्यान से समझ ले कि जिस पी प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं वो स्वीट पी नहीं है, ठीक है, ये स्वीट पी नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तो एक गार्डन पी है जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। जो स्वीट पी होते हैं जिन्हें हम लोग घरों में खाते हैं, उस स्वीट पी का साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। तो मेंडल ने जो काम किया था वो स्वीट पी के ऊपर नहीं किया था, उन्होंने गार्डन पी पाइसम सेटाइवम के ऊपर किया था। 7 साल तक इन्होंने लगभग 7 इयर्स तक पाइसम सेटाइवम के ऊपर काम किया, और ऐसा करने के बाद जो इन्होंने कॉन्क्लूजन्स दिए, उन्हीं कॉन्क्लूजन्स को हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं या लॉज ऑफ मेंडल के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग लॉज ऑफ मेंडल पढ़े या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े, हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर इन टर्म्स को हम प्रॉपर्ली ना समझ पाए तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो वो टर्मिनोलॉजी हम लोग पहले समझ करके चलते हैं। कौन कौन से टर्म्स है पहले वो क्लैरिफाई कर लें। तो जिन टर्मिनोलॉजीज़ की हम लोग बात कर रहे थे वो टर्मिनोलॉजीज़ है बेसिकली फैक्टर्स, या जिन्हें आजकल हम लोग जीन्स बोलते हैं, एलील्स या एलीलोमॉर्फ, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो कुल मिलाकर के ये कुछ
टर्म्स है जो हमें स्टार्टिंग में पढ़नी पड़ेगी अगर हम लोग जो लॉज है मेंडल के या इनहेरिटेंस के वो हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से फैक्टर्स। तो जैसे मैंने कहा मेंडल के टाइम पे अगर हम बात करें 1857 टू 1863, ये वो टाइम था जब मेंडल स्टडी कर रहे थे अपने प्लांट्स के ऊपर, पाइसम सटाइवम के ऊपर, और जिस दौरान उन्होंने लॉज ऑफ जो इनहेरिटेंस थे वो दिए थे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के बारे में सबसे पहले हमें पता चला था 1902 में, यानी कि मेंडल के लॉज देने के भी लगभग 40-50 साल बाद। तो डीएनए, क्रोमोसोम्स या जीन्स, इनके बारे में मेंडल की टाइम ड्यूरेशन में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। उस टाइम नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स या जीन्स या डीएनए होता है। तो उस ड्यूरेशन में मेंडल ने कहा था कि कोई ना कोई फैक्टर्स है, कोई ना कोई रीज़न है जिससे, कोई ना कोई चीज़ है जिसके थ्रू पेरेंट्स से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। लेकिन चूंकि उस दौरान केमिकली नहीं पता था कि कौन सा मॉलिक्यूल पेरेंट्स से न्यू जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को कैरी करता है, तो उन्होंने उसे एक नाम दे दिया फैक्टर। ठीक है, तो केमिकली ये तो पता नहीं था कि बायोलॉजिकली वो मॉलिक्यूल कौन सा है, तो अलग से एक नाम दे दिया फैक्टर। लेकिन आज के ड्यूरेशन में हम जानते हैं कि जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था वो बेसिकली क्या है, जीन्स, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम के अंदर वो पार्ट जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है वो जीन्स कहलाता है। बात समझ में आई? तो मेंडल ने जीन्स को ही उस टाइम फैक्टर बोला था। अब अगली टर्म आती है एलील्स या एलिलोमॉर्फ। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें एलील्स या एलिलोमॉर्फ की, तो ये है क्या? किसी भी एक कैरेक्टर की कंट्रास्टिंग फॉर्म्स को हम लोग एलील्स या एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, मैंने एक टर्म यूज़ की, मैंने दो वर्ड आपको कहे, टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये है क्या? अगर आपके सामने एक लंबा आदमी और एक बौना आदमी खड़ा है तो आप कहते हो यार इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा टॉल है, और इसकी हाइट तो बड़ी कम है, ये ड्वार्फ है। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में हमने एक वर्ड यूज़ किया है हाइट। यानी कि अगर हम लोग हाइट को देखें तो हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट जनरली पॉपुलेशन के अंदर दो फॉर्मेट में नज़र आ सकता है। हाइट ज़्यादा होने से इंडिविजुअल टॉल भी हो सकता है और हाइट के कम होने से इंडिविजुअल डॉर्फ भी हो सकता है। तो हाइट इज़ अ कैरेक्टर एंड टॉल एंड डॉर्फ आर द टू कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये बेसिकली हाइट का जो जीन है, हाइट का जो पर्टिकुलर जीन है जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वो अगर ज़्यादा हाइट के लिए है तो पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल होंगे वो टॉल बनेंगे, और अगर हाइट का जीन कम हाइट के लिए है तो पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स ड्वार्फ बनेंगे। तो किसी एक ही कैरेक्टर की दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील या एलिलोमॉर्फ। इसकी तरह आप लोग कई सारे एग्जाम्पल दिमाग में सोच सकते हो। एज एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक फ्लावर जो है, ठीक है, वो वाइट और रेड दो कलर में मिलता है, तो फ्लावर का कलर वाइट है एंड फ्लावर का कलर रेड है, दोनों ही कंडीशन में कैरेक्टर क्या हो गया, कलर ऑफ फ्लावर। लेकिन एक बार वो रेड कंडीशन में है, एक बार वो वाइट कंडीशन में है। इट मीन्स रेड एंड वाइट आर द टू कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो कंट्रास्टिंग फॉर्म है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स या एलिलोमॉर्फ। अब बात आती है कि एलील्स या एलिलोमॉर्फ तो जीन से डिपेंड करते हैं, तो डीएनए के अंदर होता है, ये तो कैरेक्टर्स के अंदर होता है। अब अगर मुझे कॉपी के अंदर इन्हें लिखना है तो क्या करें? तो जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को शो करने के लिए उनके नाम का पहला लेटर उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H, और उससे हम लोग उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। कुछ इसी तरीके से एलियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम उनके नाम के पहले लेटर को पकड़ लेते हैं। जैसे टॉल के लिए हम लोगों ने T ले लिया, और इसकी कंट्रास्टिंग फॉर्म ड्वार्फ है तो इसी के लिए हम लोगों ने स्मॉल t ले लिया, ठीक है। या फ्लावर कलर के लिए हमारे पास दो कलर थे, रेड एंड वाइट, तो रेड के लिए मैंने R ले लिया, और हमारा वाइट जो है इसी की कंट्रास्टिंग फॉर्म है तो इसके लिए हमने स्मॉल r ले लिया। तो एलील्स को कॉपी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके नाम के पहले लेटर को यूज़ करते हैं एलील्स को शो करने के लिए। बात समझ में आई? तो एलील्स क्या है, किसी एक कैरेक्टर की दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स। अब आगे बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। नाम में ध्यान से देखिए, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब होता है सिमिलर, हेट्रो का मतलब होता है डिससिमिलर या डिफरेंट। मतलब अगर मान करके चलिए कि हमारे पास, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ से पहले आपको बता दूँ, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड।
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स है, जो क्रोमोसोम है, उनके कितने सेट प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लॉइडी। जैसे गैमीट्स जो होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, उसके अंदर जैसे ह्यूमन गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर कितने हैं? 46। तो ये क्रोमोसोम का एक सेट है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट हो गए, 23 + 23। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। जबकि इसे क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या है? अगर किसी के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो 1 सेट है हैप्लॉइड, 2 सेट है डिप्लॉइड, 3 सेट है ट्रिप्लॉइड, 4 सेट है टेट्राप्लॉइड। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, या प्लांट, जनरल प्लांट्स की बात करूं, तो जनरली ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है। इट मीन्स इनके अंदर कैरेक्टर्स जो है वो जनरली डुअल सेट में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम लोग किसी कैरेक्टर के एलील को रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हाइट एक कैरेक्टर है और उसके लिए एलील है टॉल, तो टॉल हो या डॉर्फ हो, दोनों ही सिचुएशन में हम लोग एलील्स को डबल लिख करके चलेंगे, ये समझ करके ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। यानी कि अगर मुझे टॉल लिखना है तो भी मैं कैपिटल टी लिखूंगा, अगर मुझे डॉर्फ लिखना है तो भी मैं स्मॉल टी लिखूंगा। बात समझ में आई? मतलब आपको कोई भी कैरेक्टर शो करना है तो आप उसे डबल लेकर के चलोगे, ये मान करके कि ऑर्गेनिज्म जनरली डिप्लॉइड होता है। बात समझ में आई? अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमो एंड हेट्रो में मैंने कहा सिमिलर एंड डिसिमिलर। मान करके चलिए कि हाइट के कैरेक्टर में मैंने दोनों टर्म्स ले ली, टॉल एंड डॉर्फ। अब टॉल वाला का मतलब है कि प्लांट जो है यहाँ पे ऐसा जीन है जो प्लांट की हाइट को ज़्यादा करना चाहता है, जबकि यहाँ एक जीन है जो प्लांट की हाइट को सप्रेस करना चाहता है। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने कैपिटल टी को ले लिया और इसके लिए स्मॉल टी को ले लिया। ठीक है, यानी कि कैपिटल टी चाहता है कि प्लांट टॉल बने और स्मॉल टी चाहता है प्लांट डॉर्फ बने। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये अगली जनरेशन में जाएंगे तो हमें इन्हें डबल लेकर के चलना है। तो डबल क्यों लेना है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होता है। अब ध्यान से समझो, अगर दोनों के दोनों एलील सिमिलर हैं, जैसे यहाँ दोनों कैपिटल टी है, यहाँ दोनों स्मॉल टी है, तो ऐसे में दोनों एलील क्या चाहेंगे? प्लांट टॉल बने। ये दोनों स्मॉल वाले टी क्या चाहेंगे? प्लांट ड्वार्फ बने। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। तो होमो का मतलब क्या हो गया? सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों के दोनों एलील सिमिलर है किसी कैरेक्टर के लिए तो उसे हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके कैरेक्टर में दोनों एलील्स डिफरेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब यहाँ कैपिटल टी चाहेगा कि प्लांट टॉल बने, लेकिन स्मॉल टी चाहेगा कि प्लांट डॉर्फ बने। इस मीन्स दोनों के दोनों एलील्स जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस मतलब अगर आपके पास एलील्स डिसिमिलर कंडीशन में है तो उसे हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। बात समझ में आई? तो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ एलील। देन इसके बाद आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अभी डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि एक कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग फॉर्म पॉसिबल है, जैसे टॉल या डॉर्फ, या रेड एंड वाइट, या वॉयलेट एंड वाइट। अब इन कंट्रास्टिंग कंडीशंस में अगर आप अपने आसपास नज़र घुमाएं तो हमें आसपास अपने जितने भी लोग पॉपुलेशन के अंदर दिखाई पड़ते हैं, ज़्यादातर हमें टॉल ही दिखाई पड़ता है। 4 फीट से हाइट वाले जनरली कोई एक आदमी ही हमें अपने आसपास दिखाई पड़ता है। इट मीन्स डॉर्फ लोग जो होते हैं वो पॉपुलेशन में बहुत कम है, ऐसा हम लोगों ने अपने आसपास देखा भी है। इट मीन्स नेचर के अंदर टॉल कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा मिल रहा है और डॉर्फ कैरेक्टर कम मिल रहा है, जब अपने आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो एक कैरेक्टर की कंट्रास्टिंग फॉर्म्स है, उन कंट्रास्टिंग फॉर्म में कोई कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है और कोई कैरेक्टर कम मिलता है। तो जो कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है इन्हें बोला जाता है डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट का मतलब होता है एग्रेशन, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रोसिस्टिंग, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो डोमिनेंट है। और रिसेसिव का मतलब होता है डोसाइल, डोसाइल मतलब दब्बू, यानी कि जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, जो छिपा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव। तो अगर हमें अपने आसपास की पॉपुलेशन में टॉल लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, इट मीन्स टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और डॉर्फ एक रिसेसिव कैरेक्टर है। बात समझ में? तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन? जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, जो पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा मिलता है। और रिसेसिव कैरेक्टर कौन? जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जो पॉपुलेशन में कम मिलता है। अब ये कंडीशन पैदा कब होती है, बहुत ध्यान से समझिए।
अगर हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, तो ये कैपिटल टी चाहता है कि प्लांट टॉल बने, ये भी चाहता है प्लांट टॉल बने, तो झगड़ा ही किसी बात का नहीं है। जब दोनों के दोनों एलील्स चाहते हैं कि कैरेक्टर टॉल हो तो टॉल ही बनेगा। अगर दोनों एलील्स चाहते हैं कि आपका प्लांट डॉर्फ बने तो डॉर्फ ही बनेगा। इट मीन्स अगर आपका एलील्स, आपका कैरेक्टर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो जिस कैरेक्टर का एलील है वही कैरेक्टर शो होगा, कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आपका एलील जो है वो इम्प्योर है, हेट्रोजाइगस है, तो देखिए एक एलील कैपिटल टी, एक एलील स्मॉल टी। कैपिटल टी चाहता है प्लांट टॉल बने, स्मॉल टी चाहता है प्लांट डॉर्फ बने, और ये पॉसिबल नहीं है कि एक प्लांट का आधा हिस्सा टॉल और आधा हिस्सा डॉर्फ हो जाए। कैरेक्टर तो कोई एक ही आ सकता है, या तो प्लांट टॉल होगा या तो प्लांट डॉर्फ होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, मैंने अभी क्या कहा था, टॉल ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इट मीन्स ये अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, जबकि स्मॉल टी जो है, डॉर्फ जो है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। इसका मतलब क्या है, कैपिटल टी जो एक्सप्रेसिव है, जो एग्रेसिव है, वो दब्बू वाले स्मॉल टी को दबा देगा। ऐसे में हमें सामने से कैरेक्टर कैसा नजर आएगा, टॉल। तो ध्यान रखिएगा, होमोजाइगस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपका एलील हेट्रोजाइगस है, इम्प्योर है, तो उस सिचुएशन में डोमिनेंट वाला कैरेक्टर रिसेसिव वाले को सप्रेस कर देता है और खुद को एक्सप्रेस करता है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, यानी कि in the heterozygous condition which allele express itself, that is called as dominant, and which allele suppress, that is called as recessive। तो यहाँ स्मॉल टी यानी कि डॉर्फ दब गया, बाहर नहीं आया, तो ये रिसेसिव, जबकि कैपिटल टी एक्सप्रेस हो गया तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट। अब ध्यान रखिएगा, किसी कैरेक्टर के दोनों एलील को जब हम लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ डोमिनेंट वाले के फर्स्ट लेटर को पकड़ता है और उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, और रिसेसिव वाले को इसी के स्मॉल फॉर्म से डिनोट किया जाता है, यानी कि हम रिसेसिव वाले के डी को नहीं लेंगे, डोमिनेंट वाले टी के ही स्मॉल लेटर को हम लोग रिसेसिव वाले के लिए शो किया करता है। मान लीजिए हमें एक कैरेक्टर मिला फ्लोवर पोजीशन, और फ्लोवर पोजीशन के बिहाफ पर दो कंडीशन हमारे पास है, ठीक है, एक है एक्सियल और एक है टर्मिनल, और हमें पता है एक्सियल वाला डोमिनेंट है, तो हम इसी के फर्स्ट लेटर को लेंगे यानी कि ए, और डोमिनेंट के लिए इसके कैपिटल को और रिसेसिव के लिए इसी के स्मॉल फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने टी नहीं लिया, हमने डोमिनेंट वाले लेटर के ही स्मॉल फॉर्म को, स्मॉल फॉर्मेट को यूज़ किया। तो ये ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट और रिसेसिव को यूज़ करते वक्त ये बात हमें दिमाग में रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो, अब लास्ट जो टर्म हमें पढ़नी है वो है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, अब इसे ध्यान से समझते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा, हमने पढ़ा कि एक प्लांट का कैरेक्टर था हाइट, और वो टॉलर डॉर्फ फॉर्म में था। मान लीजिए आपके सामने दो प्लांट है, और एक प्लांट आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और एक प्लांट आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो आप देखते ही बता दोगे कि इस प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स ये प्लांट टॉल है, जबकि ये प्लांट की हाइट कम है, इट मीन्स ये प्लांट डॉर्फ है। इट मीन्स ये कैरेक्टर आपको देखते ही पता चल गया, इट मीन्स विजिबल है। तो विजिबल कैरेक्टर्स को जनरली फिनोटाइप बोला जाता है। फिनो वर्ड जनरली फोनिक्स के लिए यूज होता है, यानी कि विजिबिलिटी के यूज होता है। तो जो सामने से दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो विच कैरेक्टर विजिबल, ठीक है, जो आपको सामने से देख के पता चल जाए वो फिनोटाइप। तो यहाँ टॉल है कि डॉर्फ है, देखने से पता चल रहा है। फूल रेड है कि वाइट है, देखने से पता चल रहा है। बाल स्ट्रेट है कि कर्ली है, देखने से पता चल रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने तीन तरह के एलील पढ़े थे। हमें पता था कैपिटल टी दोनों टॉल होना चाहता है तो टॉल ही होंगे, और स्मॉल टी दोनों डॉर्फ होना चाहता है तो डॉर्फ ही होंगे। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट था, वो स्मॉल टी को सप्रेस करेगा, तो प्लांट कैसा बनेगा, टॉल। इसका मतलब टॉल प्लांट तो दो तरह के हो सकते हैं, कैपिटल टी वाला भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल है। तो दोनों के दोनों टॉल है कि नहीं है। अब जब दोनों के दोनों प्लांट्स टॉल है तो इस सिचुएशन में प्लांट को देखने से तो पता नहीं चलेगा ना कि इसके अंदर जो जीन्स है, जो कैरेक्टर है, वो किस फॉर्मेट में है, होमोजाइगस में है कि हेट्रोजाइगस में है।
तो अगर आपको ये देखना है तो ये आपको सामने से पता नहीं चलेगा, देखने से पता नहीं चलेगा। देखने से तो सिर्फ ये पता चलेगा टॉल है कि डॉर्फ, लेकिन कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, इसके लिए मुझे इसके जीन्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी कैरेक्टर के जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, जेनेटिक फॉर्मेट को चेक करते हो तो इसे बोला जाता है जीनोटाइप। तो जीनो मीन्स जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो अगर आप किसी कैरेक्टर के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। और विजिबल कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, फिनोटाइप। तो ये थी कुछ टर्म्स जो हमें लॉज ऑफ मेंडल को पढ़ने से पहले समझनी थी। ठीक है, एक बार इसे आप दोबारा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देन अगली वीडियो में हम लोग मेंडल के लॉज के बारे में बात करेंगे ब्रीफ में। थैंक यू सो मच।